इस वीडियो में हम परिवार के कार्यों के बारे में विचार करेंगे, प्रकारों के बारे में विचार करेंगे। आखिर परिवार नाम की जो संस्था है, जो एक समाज में हम कह सकते हैं एक सार्वभौमिक संस्था है, जो हर प्रकार के समाजों में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो जटिल समाज है, चाहे वो आदिम समाज है, ग्रामीण समाज है, नगरीय समाज है, कोई सा भी समाज है, वह परिवार नाम की संस्था से अछूता नहीं रहता है। तो इस संस्था का यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि इसके प्रकार या इसके कार्य क्या हैं। यह संस्था किस प्रकार के कार्य करती है और क्या क्या करती है। तो परिवार के प्रकारों पर जब हम विचार करेंगे तो हम देखते हैं कि परिवार के प्रकारों को कई बिंदुओं के माध्यम से इसका उल्लेख हमें मिलता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें पहला कार्य या प्रकार हम कहेंगे तो वो है प्राणी शास्त्रीय कार्य। प्राणी शास्त्रीय कार्यों को भी यानी अलग अलग 3 भागों में बांट दिया है, और 3 भागों में जो बांटा है वो है नंबर 1 पहला यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, दूसरा है संतानोत्पत्ति करना, और तीसरा है प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना। तो पहला हम देखते हैं कि यौन इच्छाओं की पूर्ति करना। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव की एक आधारभूत आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि को महत्वपूर्ण माना गया है, और परिवार ही वह समूह होता है या वह संस्था है जहां मानव समाज द्वारा हम कह सकते हैं कि स्वीकृत नियमों के माध्यम से व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर करता है और जिसे समाज मान्यता प्रदान करता है। कोई भी समाज यौन संबंध स्थापित करने की नियमहीन एवं निर्बाध स्वतंत्रता नहीं देता है। ऐसा कोई भी हम समाज हमको देखने को नहीं मिलेगा जहां यौन संबंधों की कह सकते हैं कोई नियम नहीं हो, या वहाँ बिल्कुल ही नियमहीनता या स्वच्छंदता वाली बात हो। ऐसा कोई परिवार या समाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप ही संतानोत्पत्ति होती है। नातेदारी व्यवस्था इसके माध्यम से ही जन्म लेती है, और तथा पदाधिकार एवं उत्तराधिकार और वंश नाम आदि की व्यवस्थाएं भी इससे ही जुड़ी रहती हैं। तो ये एक परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो एक समाज की मूल्य और मान्यताओं के अंतर्गत रहते हुए इन इच्छाओं की पूर्ति कराता है। दूसरा काम इसमें संतानोत्पत्ति, जहाँ यौन संतुष्टि एक हम कह सकते हैं कि जो दैविक क्रिया है, और जो एक हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, तो इसका परिणाम संतानोत्पत्ति के रूप में हमें देखने को मिलता है। और जहाँ तक है मानव समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु को होने वाले प्राप्त जो सदस्य होते हैं उनको स्थान को भरने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि जब संतानोत्पत्ति नहीं होगी तो एक दिन परिवार और परिवार के बाद समाज स्वतः धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तो संतानोत्पत्ति एक इस प्रकार की यानी परिवार का प्रकार है, काम है, जो महत्वपूर्ण है, और इतना महत्वपूर्ण है कि जिससे समाज की निरंतरता बनी रहती है। बड़े बुजुर्ग लोग मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, तो उनकी जगह छोटे बच्चे जन्म लेके उनके स्थान को भरते रहते हैं। तीसरी विशेषता इसमें बताइए प्रजाति की निरंतरता। तो प्रजाति की निरंतरता में हम ये कह सकते हैं कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिसने मानव जाति को अमर बनाया है। यही मृत्यु और अमरत्व को व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि एक संगम स्थल के रूप में प्रदान करता है, जहाँ नई पीढ़ी को जन्म देकर
परिवार मानव की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखता है। तो हम कह सकते हैं कि जाति की जो निरंतरता जो हमें देखने को मिलती है वह परिवार का एक महत्वपूर्ण प्राणीशास्त्रीय कार्य है, जिसके कारण ही प्रजाति की कोई भी प्रजाति हो उसकी निरंतरता हमें इस समाज में देखने को मिलती रहती है। तो ये इसके कुछ प्राणीशास्त्रीय कार्य हैं। नंबर 2 यदि हम देखें तो वो हैं शारीरिक कार्य। और शारीरिक कार्य में पहला है शारीरिक रक्षा। परिवार का जहाँ तक शारीरिक रक्षा के रूप में हम काम देखें तो ये अपने सदस्यों को कह सकते हैं कि शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है। वृद्धावस्था हुई, बीमारी हुई या दुर्घटना, या हम कह सकते हैं जब व्यक्ति असहाय हो जाता है, अपाहिज होने की स्थिति में ये परिवार ही अपने सदस्यों को देख रेख एवं उनकी सेवा करता है। जहाँ तक हम गर्भवती माता एवं नवजात शिशु की बात करें तो यहाँ परिवार ही एक संस्था है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जो इन सभी सदस्यों की शारीरिक रक्षा का जो भार है वह अपने ऊपर ढोता रहता है। नंबर 2, इसमें बच्चों का लालन पालन। जैसा कि हमें सभी जानते हैं कि हर परिवार जो मानव समाज में हमको देखने को मिलता है, वहाँ बच्चों का जो लालन पालन का जो काम होता है, उनको बड़े करने का काम होता है, उनको पालने पोषने का जो काम होता है, वह परिवार के जिम्मे ही होता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि परिवार जब छोटे बच्चों का लालन पालन नहीं करेगा, नहीं देख रेख करेगा, तो वो हो सकता है अपने जो दीर्घकालीन उनको जीवन प्राप्त होना है वह पहले ही समाप्त हो जाए। तो बच्चों का लालन पालन करना, उनकी देख रेख करना, उनका भरण पोषण करने का जो जिम्मा होता है, ये भी परिवार के ऊपर होता है। अगला इसमें भोजन का प्रबंध करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था भी करता है। आदिकाल से हम यदि देखें तो हर परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन जुटाने का प्रयास करता है, और यह परिवार का एक प्रमुख कार्य है। आदिम समाजों में जहाँ भोजन जुटाना एक सामूहिक क्रिया हुआ करती थी, तो आज वर्तमान में भी हम जो देखते हैं तो वर्तमान परिवारों में भी एक परिवार का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, भोजन की व्यवस्था करना, यह परिवार का जो मुखिया होता है उसके जिम्मे होता है। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण काम है। अगले बिंदु के रूप में इसमें हम देखेंगे कि निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था करना। हम सभी जानते हैं कि परिवार अपने सदस्यों के लिए निवास की भी व्यवस्था करता है। घर और जहाँ तक वस्त्रों की वह व्यवस्था करता है। मानव को पूर्ण शांति जिसे प्राप्त होती है, सर्दी गर्मी एवं वर्षा में रक्षा के लिए परिवार ही अपने सदस्यों को वस्त्र और हम कह सकते हैं कि शरण स्थान प्रदान करता है। तो ये इसके कुछ हम कह सकते हैं कि शारीरिक कार्य हैं। अब नंबर 3, परिवार के आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य को ज़्यादा बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि आर्थिक कार्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है उत्तराधिकार का निर्धारण। और उत्तराधिकार का निर्धारण से तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज में संपत्ति एवं पदों की पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरण की व्यवस्था पाई जाती है, और यह कार्य परिवार को ही करना होता है। वंशगत संपत्ति के हस्तांतरण के प्रत्येक समाज के अपने जैसे कि कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों के तहत ही जैसे पितृसत्तात्मक परिवार में उत्तराधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मातृसत्तात्मक परिवारों में माता से पुत्री या मामा से भांजे को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। तो ये जो कार्य है उत्तराधिकार का जो निर्धारण करना कि उत्तराधिकार किसको जाएगा, यह भी एक परिवार का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला इसमें उत्पादक इकाई के रूप में काम करना। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हर परिवार
उपभोग एवं उत्पादन करने वाली इकाई के रूप में काम करता है। जहाँ तक आदिम समाजों की बात है तो वहाँ अधिकांश उत्पादन का कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता था। मानव समाज की आदिम अवस्थाओं में जैसे शिकार, पशुपालन, कृषि, परिवार द्वारा ही ये संपूर्ण उत्पादन का कार्य जो किया जाता था वो परिवार के सदस्यों के माध्यम से ही किया जाता था। प्राचीन उद्योगों में भी निर्माण का कार्य परिवार के द्वारा होता। वर्तमान में भी यदि हम देखें तो अविकसित और अपूर्ण औद्योगिक अवस्था वाले समाजों में ये जो निर्माण का कार्य परिवार के स्त्री, पुरुष एवं बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो परिवार एक उत्पादन की एक सहकारी उत्पादन इकाई के रूप में भी काम करता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं श्रम विभाजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि परिवार में श्रम विभाजन का सबसे जो सरल रूप जो देखा जा सकता है वह संस्था परिवार है, जहां पुरुष और स्त्री एवं बच्चों के बीच में एक कार्यों का ऐसा विभाजन किया जाता है जो हर परिवार के सदस्य के अनुरूप होता है। परिवार में कार्य विभाजन का आधार हमें कहीं कहीं यौन एवं आयु दोनों के आधार पर देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्रियों का जहाँ तक गृह कार्य का काम करती हैं या गृह कार्य करती हैं, तो पुरुषों को यदि हम देखें तो वो बाहरी कार्यों को अंजाम देते हैं। तो वहीं हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को वहाँ छोटा मोटा कार्य दे दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रम विभाजन जो एक काम करने की या एक कार्य करने की जो पद्धति है वो हमें परिवार में देखने को मिलती है और यह एक परिवार के रूप में हम इसके कार्य के रूप में देख सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है धार्मिक कार्य। और धार्मिक कार्य में हम देखें तो प्रत्येक परिवार किसी न किसी हम देखते हैं कि धर्म का अनुयायी होता है, जहाँ सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, व्रत, त्योहार आदि का ज्ञान भी जो कराने वाली जो संस्था है या समूह है वो परिवार ही होता है। ईश्वर पूजा एवं आराधना, पूर्वज पूजा आदि कार्यों को एक व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखता है। जैसे हम कह सकते हैं ये जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, एक व्यक्ति एक समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ये सब कुछ सीखता है, जहाँ पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, हिंसा, अहिंसा की धारणाओं का जो विकास होता है व्यक्ति में, वो है परिवार से ही होता है। अगला कार्य यदि हम देखें तो वो है राजनीतिक कार्य। और राजनीतिक कार्य के रूप में हम देखते हैं कि परिवार राजनीतिक कार्य के रूप में यदि आदिम और सरल समाजों में जहाँ प्रशासक या जनजाति का मुखिया परिवार के मुखियाओं से सलाह लेकर कार्य करता है, तो वहाँ परिवारों द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जाती है। भारत में जहाँ तक संयुक्त परिवारों की जब बात करें तो वहाँ संयुक्त परिवार में जो कर्ता जो होता है वह परिवार में एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। वही जहाँ तक परिवारों को झगड़ों को निपटाने का काम करता है, न्याय करने वाला जज के रूप में वही काम करता है। वही परिवार का अन्य परिवारों से क्या संबंध होगा, वो किस तरीके से संबंधों को तय करेगा, कहाँ संबंध रखना है, किस परिवार से संबंध नहीं रखना है, यह सब तय करने वाला जो संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वह तय करता है। तो ये सभी जो राजनीतिक कार्य हम कह सकते हैं इनको, यहाँ ये परिवार का मुखिया ही इन कार्यों को अंजाम देता है। आगे समाजीकरण का कार्य। समाजीकरण का कार्य से यहाँ तात्पर्य यह है, समाजीकरण का अर्थ यहाँ होता है कि सीखने की प्रक्रिया, यानी बच्चा जो कुछ भी सीखता है जन्म से लेकर और मरने तक वो जो कुछ भी सीखता रहता है, उस सीखने की प्रक्रिया को सामान्यतः समाजीकरण कहा जाता है। और परिवार एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक प्राथमिक स्कूल है जो बच्चों को यहाँ या बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को यहाँ से प्रारंभ करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से जैविक प्राणी एक सामाजिक प्राणी के रूप में बदल जाता है। वहाँ उसे परिवार और समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों, संस्कृतियों का ज्ञान कराया जाता है,
तो धीरे धीरे बच्चा समाज की कार्यकारी, ये कह सकते हैं कि कार्यकारी इकाई के रूप में वह विकसित होता है। परिवार ही समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का काम करता है। तो एक जो संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जो काम करता है वो परिवार ही करता है। और परिवार के जो लोग ये इस कार्य के लिए को अंजाम देते हैं तो वो समाजीकरण के माध्यम से ही यानी सीखते हैं और सीखने के बाद वह अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो समाजीकरण का कार्य भी परिवार ही करता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखें कि शिक्षात्मक कार्य। शिक्षात्मक रूप में कार्य में यदि हम देखें तो परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है और जहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि परिवार के द्वारा ही दी गई शिक्षाएं जीवन पर्यंत आत्मसात रहती हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ इस बात की यहाँ साक्षी हैं कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की प्रमुख भूमिका रही। आदिम समय में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी तो परिवार ही एक शिक्षा की मुख्य संस्था के रूप में कार्य किया करती थी। परिवार में ही बालक जहाँ तक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग और बलिदान आदि प्रकार की जो धारणा है उनका वो आत्मसात करता था। यहाँ ही वो आज्ञा पालन एवं कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षात्मक कार्य के रूप में भी परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। अगला बिंदु है मनोवैज्ञानिक कार्य। और मनोवैज्ञानिक कार्य के रूप में हम देखते हैं कि परिवार अपने सदस्यों को एक मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है, मानसिक संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्य में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव जहाँ हमने को देखने को मिलता है तो वहाँ बालक अपने आप में एक विश्वास पैदा करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है। और जिन बच्चों को माता पिता का प्यार एवं इसलिए नहीं मिलता वे जो बच्चे सामान्यतः हम देखते हैं कि वे अपराधी प्रवृत्तियों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परिवार एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक समूह है जो अपने सदस्यों में एक मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य करता है, जहाँ उसको प्रेम, सहानुभूति, सद्भाव, विश्वास, इसको सहयोग जहाँ मिलता है तो उसको आगे कुछ करने की ये एक प्रेरणा मिलती है, जिससे वह एक कह सकते हैं कुशल सामाजिक प्राणी बनने का वो प्रयास करता है। अगले बिंदु के रूप में सांस्कृतिक कार्यों की जहाँ तक बात है तो परिवार में ही हम देखते हैं कि समाज की संस्कृति की रक्षा करने का काम करता है परिवार ही, जहाँ नई पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। और परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो संस्कृति का हस्तांतरण करने के साथ साथ वह एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी को वह ज्ञान का आदान प्रदान करती रहती है। अगले बिंदु के रूप में मानव अनुभवों का हस्तांतरण। जैसा कि हम देखते हैं कि पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित ज्ञान एवं अनुभव जो उनके पास में हैं, जो संरक्षित अनुभव है उसको हस्तांतरण करने का जो काम करता है वो परिवार ही करता है। क्योंकि परिवार के बुजुर्ग जैसे जैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसके ज्ञान और अनुभव को नई पीढ़ी को सीखती है, उनसे सहयोग लेती है और इस अमूल्य योगदान को वह अपनी आगे वाली पीढ़ी को सौंप देती है। तो इस रूप में एक मानव जीवन का, लंबे जीवन का जो मानव के अनुभव होता है उसको वो आगे से आगे हस्तांतरण करने का कार्य करता है। आगे है मनोरंजन का कार्य। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि उनकी बोली, उनका भाषा, उनका चलना, उनकी कह सकते हैं कि हंसने, खेलने, रोने की, गुस्सा की जो प्रतिक्रिया जो हमको समाज में परिवार में देखने को मिलती है, तो जिससे एक समाज में या परिवार में एक मनोरंजन की कह सकते हैं कि एक व्यवस्था भी बनी रहती है, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए मनोरंजन के रूप में वो देखने को मिलती है। परिवार में जहाँ तक मनाए जाने वाले
त्यौहार हैं, उत्सव, धार्मिक कर्मकांड हैं, विवाह हैं, उत्सव हैं, श्राद्ध, भोज, भजन, कीर्तन आदि भी, ये सब इस प्रकार के उत्सव हैं जो परिवार में एक मनोरंजन के रूप में विद्यमान रहते हैं। अगले कार्य के रूप में हम देखते हैं कि पद का निर्धारण करना। तो परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य जो अपने सदस्यों का समाज में एक स्थान का निर्धारण करता है। एक व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा, ये इस बात पर ही निर्भर होगा कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ। राजतंत्र में राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, जैसा कि हमने अभी तक इतिहास में देखा या पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, सुनते आ रहे हैं। प्रदत्त पदों पर आधारित समाज व्यवस्था में जहाँ जन्म का व्यक्ति के गुणों की तुलना में अधिक महत्व होता है, परिवार का व्यक्ति के पद निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगले बिंदु के रूप में सामाजिक नियंत्रण की बात आती है। तो ये भी एक परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जहाँ परिवार का मुखिया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें गोत्र, जाति एवं समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों एवं कानून के अनुरूप आचरण करने को प्रेरित करता है। और जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ परिवार या समाज टूटने के कगार पर पहुँच जाता है। तो जैसे ही कोई सदस्य, यदि ये परिवार का कोई सदस्य समाज के मूल्य और मान्यताओं के विपरीत चलने का जहाँ प्रयास करता है, तो वहाँ जो परिवार का जो मुखिया है, ताड़ना के माध्यम से, डांट टिटपट के माध्यम से, दंड के माध्यम से, परिवार से बहिष्कार करने की धमकी के माध्यम से वहाँ यानी उसके व्यवहार को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। तो इस रूप में हम परिवार के इन प्रकारों के बारे में देखते हैं कि परिवार जो है वो इस प्रकार से कितनी यानी तरह के कार्यों को यह अंजाम देता है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। आज इस वीडियो में यहीं, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे।